हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ सोशल स्टडीज़ का। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2 टीजीटी लेवल का। और इसमें हम करेंगे अपने 91 से 150 तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एसएसटी वाला पोर्शन कराऊंगी मैं आपको कि 2018 में देखने लगा किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके अब आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो 2018 के क्वेश्चन पेपर में एसएसटी के क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे 91 से स्टार्ट होंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 91 और यहीं से आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 91, सेल से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म ऑफ सेल पूछी गई है। तो सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये एक तो है और नहीं है वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखा करो। आपको बताना है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, रॉन्ग आंसर चूज करना है। आर्टिकल 76 भारत के न्यायवादी से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिलेटेड है, करेक्ट है। 324 भारत के निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, ये भी करेक्ट है। 337 ये आपका इनकरेक्ट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आपका 337 है, ये आपका रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग द्वारा स्थापित किया गया था। ये सारे के सारे आपके स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपको बताना कौन सा रूस के सहयोग से हमने स्थापित किया था। तो आपका जो भिलाई वाला है ये, ठीक है, भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, भिलाई स्टील प्लांट, ये आपका रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बाकी ये जर्मनी वगैरह ने सहयोग दिया था, राउरकेला दुर्गापुर में। भिलाई वाले में रूस ने सहयोग दिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94, कालाहांडी और संबलपुर प्रमुख उत्पादक है। ये कालाहांडी और संबलपुर ये एक तरीके का एरियाज है जहाँ पर आपको बताना कौन से मटेरियल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है ये दोनों, कालाहांडी और संबलपुर आपके बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक एरिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95, अगेन आपको रॉन्ग चूज करना है। चक्रवात, हिंद महासागर, हाँ हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट। विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल करेक्ट। आपके जो साइक्लोन होते हैं उनको वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जानते हैं। टाइफून, पूर्वी अटलांटिक महासागर, तो टाइफून आपके पूर्वी अटलांटिक महासागर में टाइफून के नाम से नहीं जाने जाते, बल्कि आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। टाइफून हम बोलते हैं जापान में, चाइना में। हरिकेन अटलांटिक महासागर, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिख रहा है। चलिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है, जैथरो टूल। जैथरो टूल ने क्या बनाई थी, बीज बुआई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चार्ल्स टाउनसेंड ने चक्रीय फसल यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप के बारे में बताया था, इसके आविष्कारक थे आपके चार्ल्स टाउनसेंड, बिल्कुल करेक्ट। रॉबर्ट बैकवेल पशुओं की नस्ल की सुधारने की टेक्निक इन्होंने दी थी, ये भी करेक्ट है। ऑर्थर यंग रासायनिक खाद, आपके फर्टिलिटी से रिलेटेड ऑर्थर यंग नहीं थे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी चिंतन या चिंतक लोकसभा के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित है। सुम्पीटर, पैरेटो, मोस्का, डेविड ट्रूमैन। तो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। ये आपके 9th और 10th के एनसीईआरटी, 9th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से आपका कौन सा संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे एक तो सुम्पीटर, एक हो जाएगा पैरेटो और थर्ड हो जाएगा मोस्का। ट्रूमैन इससे रिलेटेड नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो देशद्रोह के आरोप में गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार किया गया था। तो उन पे जो चार्ज लगा था वो कौन सा लगा था? सेडिशन, देशद्रोह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, इन पर आपके समशीतोष्ण वन मिलते हैं। आपको बताना किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो देखो ये आपका ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं आपकी 0 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के आसपास इक्वेटर एरिया पर आपके कौन से वन मिलते हैं? शोला वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शोला वन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। गाइस आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी स्टूडेंट्स को टीजीटी एसएसटी या पीजीटी ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। जिस भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, ये नोट्स पेड रहेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स हैं एसएसटी के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के, और ज्योग्राफी के भी हर एक ब्रांच के डिटेल में, फुल डिटेल में, और नेट ज्योग्राफी के भी नोट्स अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहता हो तो वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। पेड रहेंगे आपके ये नोट्स। और इसके अलावा अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और इसी के साथ मेरा खुद का स्टडी विद दीपा सैनी के नाम से चैनल है, इस चैनल के साथ भी मैक्सिमम जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीजीटी और पीजीटी ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और आपकी अच्छी तैयारी होगी। क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कशन किए गए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ भी जुड़ के इसे मैक्सिमम लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100, ICAR स्टैंड्स फॉर, ये क्या है? ICAR इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101, प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? प्रति व्यक्ति आय आपकी हमें कैसी यानी पर कैपिटा इनकम बतानी है आपको। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? जब हम नेट आपकी जो नेशनल प्रोडक्ट होते हैं उनमें से हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन को क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102, पृथक निर्वाचक मंडल भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो ये कब लागू हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा आपका अलग से निर्वाचक मंडल की सबसे पहली बार मांग की गई थी, सबसे पहली बार ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा था? 1909। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, भारत में लिंग अनुपात दर्शाता है डैश पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की। तो भाई 1000 पुरुषों पर आपकी स्त्रियों की संख्या को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जो सेक्स रेशो है वो है भाई आपका कितना? 943, ठीक है। और सबसे कम हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा आपका केरला स्टेट का है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104, जटिल समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? जटिल समानता का विचार प्रस्तुत करने वाले थे माइकल वाल्जर। राइट आंसर रहेगा माइकल वाल्जर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? यानी आपको बताना है आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम इनमें से क्या नहीं है आज के टाइम पर। तो देखो ये क्या उत्पादन हो ये भी प्रॉब्लम है, कैसे उत्पादन हो ये भी प्रॉब्लम है, किसके लिए उत्पादन हो ये भी प्रॉब्लम है, बट अधिकतम निजी लाभ ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बतानी थी सेंट्रल प्रॉब्लम ना कि पर्सनल प्रॉब्लम, और ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106,
निम्न में से कौन सी घटना इटली की 1848 की क्रांति के दौरान घटित नहीं हुई? तो कौन सी घटना घटित नहीं हुई? तो भाई देखो, सिसिली राज्य में संविधान की घोषणा की गई, बिल्कुल करेक्ट। रोम में गणतंत्र आपकी डेमोक्रेसी यानी रिपब्लिकन गवर्नमेंट की घोषणा की गई, ये भी करेक्ट है। ऑस्ट्रियन साम्राज्य पर सार्डिनिया राज्य का आक्रमण हुआ, ये भी करेक्ट है। पर लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर प्रस्थान हुआ, ये घटित नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107। भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? तो भारत में अंतिम ऋणदाता भाई आरबीआई है। भारत का सबसे अंतिम ऋणदाता, क्योंकि बैंकों का भी बैंक आरबीआई। सारे प्रॉब्लम, सारे इशू लास्ट में आरबीआई के पास ही आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से किस विचारक का यह मानना है कि राष्ट्रवाद विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति है और आधुनिक संचार इस तरीके के संयंत्र का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? ये कहा था कार्ल डायच ने। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। स्टेट का अभी तक का सबसे मुश्किल पेपर माना गया था ये। इसमें काफ़ी तो आपकी स्टेटमेंट गिवन थी कि क्या किसने कहा, क्या किसने कहा, ठीक है, और एनसीईआरटी से था ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109। शिवाजी की जो शाही अश्व सेना थी ना, वो आपकी किस नाम से जानी जाती? सिलेदार तो वो होते थे, बारगीर के नाम से जानी जाती थी। तो राइट आंसर होएगा बारगीर। ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बारगीर, ना कि सिलेदार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 110। किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान बिल्कुल जीरो होता है, नगण्य होता है? तो कौन सी बेरोजगारी होती है, कौन सी एम्प्लॉयमेंट होती है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो गया भाई डिसग्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट होती है वो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर इज आदर्श बेरोजगारी यानी डिसग्यूस्ड आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वेवल योजना पर विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन, भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह और कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया जाना। तो आपको बताना सबसे पहले क्या हुआ था। तो देखो, वैसे तो ये सारे के सारे आपके सीक्वेंस में ही दिए गए हैं। पहले विवेल योजना आई थी, शिमला सम्मेलन हुआ था, फिर भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह किया, कैबिनेट मिशन आया, फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112। कौन सा वर्ष भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा वर्ष जाना जाता है? 1921, 1921 भारत की जनसंख्या के महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113। 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1857 में जो भी आपका हुआ था इवेंट, उनको आपको काल टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? इसका देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा भाई, मेरठ में विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद नशीराबाद में विद्रोह हुआ, फिर लखनऊ में हुआ और फिर झांसी में विद्रोह हुआ। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, ADBC। पहले मेरठ में, फिर नसीराबाद में, फिर आपका लखनऊ में और एंड में झांसी में विद्रोह हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 114। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर है। तो भाई पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.89 और महिला है आपकी 64.64। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115। निम्न में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं? तो आपको बताना है कौन से शासन प्रणाली के लक्षण हैं इसके। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल हाँ, संविधान ही सबसे ज़्यादा होता है संघीय में, यानी आपका फेडरल गवर्नमेंट में। संघीय केंद्र और संघ की शक्तियों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, बिल्कुल करेक्ट। सेंटर पे भी आपकी पावर होती है और संघ में भी पावर होती है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तीनों के तीनों आपके करेक्ट हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 116, बारदोली छिड़ा स्थानीय तूफान आता है। तो ये सबको पता है, ये तूफान आता है आपका आसाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा आसाम स्टेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव शब्दावली किस विचारक से संबंधित है। तो ये किस विचारक से संबंधित है भाई, आपकी हर्बर्ट मार्क्यूस से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्बर्ट मार्क्यूस से रिलेटेड है आपकी वन डायमेंशनल मैन, वन आयामी, एक आयामी मानव शब्दावली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118, करेवास है। करेवा क्या है? करेवास है एक आपकी, ये आपकी एक घास के, एक तरीके के घास के मैदान होते हैं, बट ये होते किस एरिया में है? ग्लेशियल वाले एरिया में। तो राइट आंसर हो गया हिमानी निक्षेप। तो राइट आंसर इज हिमानी निक्षेप। केरवा इन्हीं को ही बोलते हैं, केरवास भी कह देते हैं और केरवा भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके। तो चलिए देखते हैं, मॉस्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, द बर्टन ओक सम्मेलन या याल्टा सम्मेलन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मॉस्को, तेहरान, द बर्टन ओक सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में ऑलरेडी दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन से उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं? एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, राजनीतिक पद किसी विशेषाधिकारी वर्ग तक परिसीमित ना हो, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नियतकालिक चुनाव और अधीन न्यायपालिका। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका देखो अधीन न्यायपालिका, यही आपके उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, क्योंकि जो न्यायपालिका होती है वो भी बिल्कुल आपकी स्वतंत्र होती है, अधीन नहीं रहती। बाकी ये तीनों ही आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से रिलेटेड है? तो देखो महाभियोग पर ये आपका आर्टिकल 61 है, जिस पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लगा के, प्रोसेस लगा के, इस प्रोसीजर के द्वारा प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122, सूफी संत जिसकी दरगाह आजोधन में अवस्थित है, आप उसको किसकी दरगाह है? आजोधन में, आपको बताना है ये। तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा शेख फरुद्दीन गंज शकर की जो दरगाह है वो आजोधन में अवस्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123, भीतरी ग्रह है। भीतरी ग्रह बताना आपको कौन सा है? तो आपको भीतरी ग्रह है भाई आपके बिल्कुल जैसे आपका सन है और 4 ग्रह हैं और यहाँ पर आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर लास्ट में 4 ग्रह हैं। तो ये जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों के चारों आपके भीतरी ग्रह हैं। और आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आपके आउटर प्लैनेट है, यानी आपके आउटर सैटेलाइट। तो राइट आंसर रहेगा सूर्य और शुक्र ग्रह पेटी के बीच में जो ग्रह हैं यही आपके भीतरी ग्रह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124, अपसोर है एक। अपसोर है, आपको बताना है एपीहिलन क्या होता है। तो भाई अपसोर की स्थिति क्या होती है? जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं तो उसको बोलते हैं अपसोर। अपसोर की जो प्रोसेस होता है वो 4 जुलाई को होता है, जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125, पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जब अपने रोटेट करती है तो कोरियलिस बल पैदा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कोरियलिस बल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है आपको बताना है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आत्मकथा थी भाई आपकी नेल्सन मंडेला की। तो राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 127, आसियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आसियान आप सबको ASEAN, तो इसके संदर्भ में आपको राइट कथन चूज़ करना है। तो आपका इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को ही बिल्कुल करेक्ट। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये इसके संस्थापक सदस्य है, ये भी बिल्कुल करेक्ट। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है, ये भी आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 128, शीत युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो शीत युग से संबंधित कौन सा कथन आपका करेक्ट नहीं है भाई। 1957 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये आपका शीत युग से सम्मिलित नहीं है। बाकी सारी घटनाएं आपकी शीत युद्ध से रिलेटेड थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 129, स्वतंत्रता से पहले भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस आपका जो भारतीय कृषि क्षेत्र था भाई, वो आपका बिल्कुल जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी, गतिहीन क्या था, डेवलपमेंट था, विकास था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, फिर भी मरते दम तक विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूँगा, ये वक्तव्य किसका है। तो ये वक्तव्य है भाई आपका वाल्तेयर महोदय का। मैंने पहले ही बताया था 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट पूछी गई। बाकी 2019, 20, 21 इन 3 पेपरों में आपकी स्टेटमेंट नहीं पूछी गई। आई डोंट नी कि हिस्ट्री का, आई थिंक पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया ना वो पीजीटी हिस्ट्री वाले ने बनाया है, जिसकी पीजीटी सब्जेक्ट काफ़ी डिटेल में उसने पॉलिटिकल और हिस्ट्री को यहाँ पर डाला है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131, एक क्षैतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की लोच होगी। तो मांग की लोच कैसी होगी ये आपको बताना है, बिल्कुल अनंत यानी इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी होगी। जब आपका क्षैतिज में डिमांड कर्व चला जाता है हॉरिजॉन्टल में, तो मांग की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी बिल्कुल अनंत तक चली जाती है, वो ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 132, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये आपका जो अधिनियम था अक्टूबर 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133, अल्पकाल में निम्न में से कौन सी एक परिवर्तनशील लागत है। तो कौन सी परिवर्तनशील लागत है, कच्चे माल की लागत। बिल्कुल कम टाइम पीरियड में, शॉर्ट रन में आपका जो वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे आपकी 11th की एनसीईआरटी बुक से आया हुआ है। तो ये मत समझना जो आपकी इकोनॉमिक्स आती है वो 11th की बुक से आती है। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये सारा 11th के एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका करेक्ट नहीं है। तो सिंधु घाटी की नर्तिका आपकी नाचने वाली प्रतिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई, बिल्कुल करेक्ट। तांबे की बनी हुई थी, बिल्कुल करेक्ट। बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियाँ थी, ये भी करेक्ट। बट इसकी लंबाई 2 फीट थी, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 135, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। अपना रेजिग्नेशन किसे देता है, रेजिग्नेशन किसे देता है लोकसभा पत्र, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा गणितीय माध्यम नहीं है। तो आपको बताना मैथमेटिकल मीन इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुलक यानी मोड। मोड आपका मैथमेटिकल मीन नहीं है, मोड बिल्कुल अलग है। जबकि गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य ये तीनों के तीनों आपके गणितीय माध्य में ही आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी सतलाकृति नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, कालडेरा। कालडेरा आपका इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छुओं से संबंधित था। तो लिच्छुओं से कौन सा राजा संबंधित था, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये अपने माता की ओर से लिच्छुओं से रिलेटेड था, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 139, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण मिलता है। तो जो गंगा अवतरण मिलता है वो आपका महाबलीपुरम में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है, महाबलीपुरम में। तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी मांग के निर्धारक घटक है। यानी आपको ये भी आपका डिमांड से रिलेटेड है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्ति की मात्रा यानी क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, जो आपकी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत आय, ये आपका पूरा का पूरा 11th एनसीईआरटी आई हुई है।
आपकी इस पेपर में। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा स्तूप सफ़ेद पत्थर से संबंधित है? तो सफ़ेद पत्थर से रिलेटेड है भाई आपका अमरावती। अमरावती जो स्तूप है वो आपके सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 142, मानचित्र के 3 घटक हैं। आपको बताने मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं। एक तो मानचित्र में डिस्टेंस दिखाया गया होता है नीचे, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये तीनों की तीनों चीज़ें मानचित्र के 3 कंपोनेंट माने जाते हैं, 3 तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 143, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो जो फेरा है आपका विदेशी विनिमय, फेरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम। क्या है? विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम। आप सभी को एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल के साथ भी मैक्सिमम जुड़िए, स्टडी विद दीपा सैनी। इस चैनल के साथ जुड़ के आपकी टीजीटी एसएसटी की लेवल की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इसके साथ साथ दीपा है भाई, ये ए और आएगा, दीपा सैनी। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज़ और पीजीटी स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, 10 साल के एचटेट के क्वेश्चन पेपर और एचटेट टीजीटी के भी क्वेश्चन पेपर मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो आप डिटेल में सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, वीडियोस अवेलेबल है। उसके साथ साथ लाइक शेयर भी करना वीडियो को, और प्लीज़ मैक्सिमम मेरे चैनल के साथ भी जुड़िए और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सी बुक जॉन रोल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी बुक नहीं लिखी गई है भाई? कैपिटलिज्म ऑफ एंड फ्रीडम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आपकी जॉन रोल्स के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 145, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वो बतानी है आपको। सोशलिस्ट इकोनॉमी है आपकी प्लान इकोनॉमी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लान इकोनॉमी, यानी नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 146, दुर्बलता मंडल है। आपको बताना दुर्बलता मंडल कहाँ पर है? तो दुर्बलता मंडल मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, आपके मेंटल लेयर में, मेंटल लेयर के अपर पार्ट में, मेंटल लेयर के अपर पोर्शन में आपकी दुर्बलता मंडल है, जिसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ये आपका लगभग 100 से 400 किलोमीटर की गहराई में अर्थ के अंदर मिलता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल में अर्थ हमारी प्लाज्मा की फॉर्म में है, यानी मेल्ट हुए प्लास्टिक की फॉर्म में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये कब लागू हुआ था? तो आपको बताना है ये कब लागू हुआ था। तो भाई ये आपका 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था। 21 मार्च 1994 को यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज लागू हुआ था। तो ये आपका हुआ था 21 मार्च 1994 से। नेक्स्ट बताना इसमें से आपको कौन सा युग्म गलत है, यानी रॉन्ग है। एक तरफ गैसें हैं 78.08 बिल्कुल करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपकी 0.00 नहीं 0.036 यही हमारा रॉन्ग है। ऑक्सीजन 20.95 बिल्कुल करेक्ट। ऑर्गन 0.93 बिल्कुल करेक्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149, अल बरूनी की किताब उल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अल बरूनी की जो किताब उल हिंद थी ये अरबी लैंग्वेज में थी, हिंदुस्तान के बारे में ये बुक थी भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा अरबी लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 150 और आज के क्वेश्चन पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल के साथ भी मैक्सिमम जुड़ना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और किसी को भी नोट्स चाहिए तो 9728771666 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, टीजीटी एसएसटी के भी और नेट और पीजीटी ज्योग्राफी के भी। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत में जो बंजारा थे वो कौन थे? तो कौन थे बंजारा? आपके खाद्यान्न जैसे सामानों के जो परिवाहक थे, ट्रांसपोर्टर थे, वही थे आपके बंजारा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2018 का, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।